अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम चैप्टर नंबर 8 को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने मैग्नेटिज़्म को बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया है, जिसमें हमने बार मैग्नेट्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसी तरह से टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, फिर एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स, स्पीकर्स, इस तरह के एग्जाम्पल्स को हमने जो था वो स्टडी किया था। तो आज चूँकि हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम मूव ऑन करेंगे एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके साथ जो एक न्यूमेरिकल हमें गिवन है एक्सरसाइज में उसको देखेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं अभी। ओके, सो नंबर 1 है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट इन हाफ इट विल बिकम। आपके पास एक बार मैग्नेट है, लेट्स से कि ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। वो कहता है कि अगर हम इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है वो कट कर देते हैं, ये हम इसको अगर कट कर देते हैं तो फिर क्या होगा। क्या ये एक मोनोपोल बन जाएगा, मतलब कि क्या नॉर्थ पोल अलहदा हो जाएगा और साउथ पोल अलहदा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये अनमैग्नेटाइज हो जाएगा, या फिर ये वही सेम मैग्नेट रहेगा, या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने जब आपको बार मैग्नेट का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ ये बताया था आपको कि हमेशा जो है वो दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरीके से मैग्नेट को इन्फ्लुएंस करें और वो उसका सिर्फ एक पोल रह जाए। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप मैग्नेट को जितना मर्जी काटते काटते जाएं और उसको छोटे से छोटा करते जाएं, तो जितना भी वो छोटा हो जाएगा उसके दो ही पोल्स रहेंगे, एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, द सेम मैग्नेट, कि वो सेम मैग्नेट ही रहेगा, उसका उसी तरह से नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा। फाइन। ओके, नंबर 2 है, विच वन इज अ क्विकेस्ट मैथड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। जी, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी मटेरियल को फौरी तौर पर मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ मेथड्स को स्टडी किया था, जिनमें से सबसे पहला मेथड था हमारे पास स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग के बाद हमने देखा था हैमरिंग मेथड, और हैमरिंग के बाद हमने देखा था कि हीटिंग के थ्रू भी हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हमने सोलिनॉइड को स्टडी किया था तो हमने ये कहा था कि अगर हम किसी भी मटेरियल को सोलिनॉइड यानी कि सोलिनॉइड के अंदर रखें, यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो वो इजीली क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाएंगी। तो हम देख लेते हैं कौन सा मेथड। स्ट्राइक विद हैमर, नो। हैमरिंग मेथड जो है वो क्विकेस्ट मेथड नहीं, उसमें टाइम लगता है। मूविंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, नो। क्या सिर्फ हम उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो वो जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसी तरह से स्ट्रोकिंग द ऑपोजिट पोल, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि अगर कोई मटेरियल है हमारे पास तो हम उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके इसको स्ट्रोक करते हैं। ओके, पुटिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल से मुराद वही हमारे पास जो सोलिनॉइड था, ठीक है, अगर उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये वही वाला सिनेरियो बता रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पुटिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल। ओके, तो ये हमने दो एमसीक्यूज जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं अपने। पहले का ऑप्शन क्या था, द सेम मैग्नेट, और दूसरे का था पुटिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल। ओके, नंबर 3, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। कि क्या अर्थ की, हमने कल अर्थ को स्टडी किया है, मैं आपके रेफरेंस के लिए दोबारा से यहाँ बना देता हूँ कि ये इस तरह से हमारा जो था ऐसे, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये इसका जो था वो नॉर्थ पोल था, और ये इसका, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नहीं, ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, तो ये आपकी जो थी वो अर्थ थी। ओके, तो
तो इस केस के बारे में वो बात कर रहा है कि क्या कांस्टेंट होगी हर जगह, ऑप्शन नंबर ए, या वेरी हाई एट इक्वेटर होगी। इक्वेटर यानी कि वो लाइन जो कि इसको सेंटर से क्या करती है, सेपरेट करती है, ये वाली लाइन, क्या यहाँ पे ज़्यादा होगी। वेरी लो एट द पोल्स, कि क्या ये जो पोल्स हैं यहाँ पे लो होगी लेकिन यहाँ पे तो हाई होती है। ओके, वेरीज प्लेस टू प्लेस, तो हमें पता है कि अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर मिनिमम है, अगर आप इसे दूर जाते जाएंगे तो और कम होती जाएगी। तो इसका जो फिजिबल ऑप्शन है दैट इज़ वेरीज प्लेस टू प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जो है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करती है। ओके, नंबर 4 है द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है। हमने कल जब टॉपिक को स्टडी किया तो मैंने आपको डायनामो इफेक्ट के बारे में बताया था कि डायनामो इफेक्ट ये होता है कि जो मोल्टन आयरन अर्थ की कोर में मौजूद है उसके मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है और उस करंट की वजह से जो अर्थ है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसका सही ऑप्शन रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ नो, स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ नो, पुल ऑफ द सन नो, मोशन ऑफ आयंस इन द कोर। तो इन आयंस की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मौजूद है। ओके, नाउ नंबर 5 से हम आगे मूव करते हैं। इसका ऑप्शन था डी। ओके, मटेरियल विच इज़ द बेस्ट वन फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। तो आपने एक ऐसा मटेरियल चूज़ करना है जिससे आप एक परमानेंट मैग्नेट को बना सकते हैं। तो उसमें देखें सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन आपको पता है इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। निकल, निकल जो है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन ज़रा टाइम लेता है मैग्नेटाइज होने के लिए और डीमैग्नेटाइज होने के लिए। इस तरह कोबाल्ट भी है, लेकिन अगर इन सब को देखा जाए तो इन सब में से जो मोस्ट फिजिबल ऑप्शन है दैट इज़ स्टील। स्टील को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना खासा मुश्किल है, तो इसलिए हम जो भी अपने परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं वो स्टील से बनाते हैं। ओके, मटेरियल विच इज़ द बेस्ट वन फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपके पास कौन सा मटेरियल फिजिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने मैग्नेटाइज भी करना होता है और डीमैग्नेटाइज भी करना होता है, इंस्टेंटली करना होता है, हमें उसमें टाइम डायलेशन नहीं चाहिए होती। इस वजह से हम एक ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ कर सकते हैं, निकल को, कोबाल्ट को या स्टील को। ऑब्वियसली हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ कर सकते हैं कि जो कि ईजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। उसके बाद अ सेंसिटिव मैग्नेटिक मटेरियल इज टू शील्डेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, इट शुड बी केप्ट इनसाइड अ बॉक्स ऑफ। जी, हमने जब शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग को स्टडी किया था तो वहाँ मैंने बताया था कि हमने इसको किसी भी ऐसे बॉक्स में रखना होता है, जैसे मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैग्नेटिक शील्डिंग के लेक्चर के दौरान मैंने एक रिंग बनाया था और आपको समझाया था कि इस रिंग में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो हमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कर सकता है, ताकि उसका जो इनसाइड रीजन है वो क्या रहे, फील्ड फ्री रीजन रहे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन। अगर आपकी याद दहानी के लिए मैं बना भी देता हूँ यहाँ पे, ऐसा रिंग हमने यूज़ किया था और इस तरफ हमारे पास नॉर्थ पोल था और इस तरफ हमारे पास साउथ पोल था। तो आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इस रिंग में से इजीली पास होके जा रही हैं। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी। उसकी रीज़न ये थी कि इसकी परमिएबिलिटी, कि इसकी परमिएबिलिटी जो है वो रिंग की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो इस मटेरियल में से पास हों एज़ कम्पेयर टू एयर। तो ये जो आपको दरमियान वाला रीजन नज़र आ रहा है, ये दरमियान वाला रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये फील्ड फ्री रीजन था और इसके लिए हमने जो मटेरियल यूज़ किया था दैट वाज आयरन। फाइन, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास सॉफ्ट आयरन है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 8th MCQs है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर 1 आर फार्दर्स एट द पोल्स, क्या पोल से बहुत दूर होती हैं, जबकि हमने देखा था पोल के पास करीब करीब होती हैं और वहाँ पे स्ट्रेंथ हाई होता है। इसी तरह से इंटरसेक्ट ईच अदर, आपको मैंने ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है।
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इनकी डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आर क्लोज, डेफिनेटली अगर आपको याद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो करीब करीब ही होती हैं और डू नॉट पास इन वैक्यूम। नो, वैक्यूम में से वो इजीली पास हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो फिजिबल ऑप्शन जो है वो क्लोज्ड बन रहा है इन चारों ऑप्शंस में से। ओके ओके, नंबर 9, ये देखिए नंबर 9 है व्हेन टू करंट कैरिंग wires in the same direction are placed parallel near each other due to magnetic field produced by each wire. Okay, इसको ज़रा समझिएगा कि लेट्स से हमारे पास दो वायर्स हैं, दिस वन, ये एक वायर है, इसी तरह से ये एक वायर है। ओके, और इस वायर में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी इसमें भी ऊपर की तरफ है लेट्स से, और इसमें भी ऊपर की तरफ है। व्हेन टू करंट इन द सेम डायरेक्शन, ये देखें सेम डायरेक्शन है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, देखें मैंने आपको बताया था कि हमने राइट हैंड रूल से जो है इसको फाइंड आउट करना है कि आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा और फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी इसकी डायरेक्शन ये होगी, फाइन, अंदर की तरफ, इनवर्ड। अब दूसरी वाली वायर्स को देखें तो उसकी भी ऐसे अंदर से घूम के आएंगी, तो उसकी जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे बाहर की तरफ। तो आप देखें कि जब हम इन दोनों सेम करंट कैरिंग वायर्स को पास लेके आएंगे तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं, ये वाली और ये वाली, एक दूसरे का नेट इफेक्ट जो है वो क्या करेंगी, कैंसल आउट करेंगी। तो ये जो एक किस्म का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लो हो जाएगी और सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हाई होगी। तो जिससे क्या होगा कि ये दोनों वायर जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है अट्रैक्ट ईच अदर। तो 9th का जो सही ऑप्शन है दैट इज बी, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक। जी, इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक है। देखें, क्या सिल्वर है, नो, कॉपर डायामैग्नेटिक होता है, सिल्वर भी डायामैग्नेटिक होता है, और एल्यूमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि निकल जो है ये फेरोमैग्नेटिक था। निकल, कोबाल्ट, एल्निको, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स जो थे, एलॉयज जो होते हैं वो मोस्टली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है। ओके, तो यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल है, उसको हम देख लेते हैं। ओके, find the magnetic field. So what is to be find, that is magnetic field. Okay, due to wire at 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास जो डिस्टेंस जिसको मैंने 10 से आर से रिप्रेजेंट किया दैट इज 10 सेंटीमीटर। इफ़ 1.3 एम्पेयर, अगर 1.3 एम्पेयर करंट जो है वो इसमें से पास हो रहा है किसी वायर में से, तो मैं आपको इस न्यूमेरिकल के सिनेरियो के बारे में तफसील से बताता हूँ। Okay, so that is numerical number 1. Numerical number 1. तो हम स्टार्ट करते हैं डेटा से। Okay, so what is the sort of data that is given? Okay, तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास R गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास करंट गिवन है दैट इज 1.3 एम्पेयर। ओके, तो हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक वायर है। ओके, सो ये एक वायर है जिसमें
करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, सो दैट इज अ वायर। ओके, सो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 1.3 एम्पेयर। सो 1.3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, लेट्स सी। और वो आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के फासले पर आपने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर के फासले पर लेट्स से कि ये वो पॉइंट है जिसका जो है वो वैल्यू जो है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ओके, और आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है, हमें इस बात का पता है कि यस हमें पता है कि जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी ऐसे। ऐसे तो अगर आप देखें तो ये जो हमने पॉइंट लिया था यहाँ पे, ये वाला 10 सेंटीमीटर का, तो ये एक्चुअली क्या है, रेडियस है। ये इस वायर से यहाँ तक का जो फासला है दैट इज़ रेडियस। तब मैंने इसको 10 सेंटीमीटर आर से रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो सर्कल हम बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इसका डिस्टेंस के साथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसे क्या कहा है, रेडियस कहा है। लेकिन चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमें अपना डेटा जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इस 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करूँगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, नाउ अब हमने लगाना है फार्मूला कि कौन सा फार्मूला जो है वो हम लगा सकते हैं। तो सॉलिनॉइड के केस में जब हमने वायर को स्टडी किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि फार्मूला हमने देखा था B इक्वल्स म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कैसे एम्पेयर्स लॉ जो है वो क्या कहा जाता है। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें सिंपली। B इक्वल्स म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होगी, अगर नहीं आता मैं दोबारा से बता देता हूँ, दैट वाज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यूनिट्स की बात मैं अभी नहीं कर रहा। 4 पाई टू 10⁻⁻7। यस, करंट की वैल्यू क्या है, 1.3 एम्पेयर, 1.3 एंड 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर। तो जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हमारा जो है वो नेट आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको जो है वो सॉल्व किया है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई लेंथ नहीं दी गई, क्योंकि वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बेसिकली सर्कल की फॉर्म में बन रही है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो हम बेसिकली वो डिस्टेंस जो है उसको एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो डील करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर केसेस। तो ये थे आज के हमारे लेक्चर, और इसमें हमने जो है वो डिस्कस किया चैप्टर 8 के MCQs को डिस्कस किया, और साथ जिसमें एक न्यूमेरिकल गिवन था उसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर ली है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।